आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 12 अगस्त 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, इसराइल को हिला देने वाली खबर आई। बगावत के मूड में इसराइली एयरफोर्स पायलट्स ने गजा में बम बरसाने से किया इनकार। आज होगा बड़ा प्रोटेस्ट। सऊदी अरब का बहुत बड़ा बयान, कहा गजा में इसराइल कर रहा है नस्ल कुशी। बिलबिला गई ज़ैनी हुकूमत। नर्म पड़े वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सुर। रूस को अपने इलाके देने की डील पर कर रहे गौर। उधर रूस नए मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी में जुटा। तो ये थी कुछ हेडलाइंस। इनके अलावा भी कई अहम खबरें हैं इस वीडियो में, लेकिन अभी बहुत बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। बिग ब्रेकिंग न्यूज है ये। आखिरकार फंस गया है नेतन्याहू। इसराइल की एयरफोर्स ने जंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालात बगावत जैसे हैं। इसराइली एयरफोर्स के पायलट्स कह रहे हैं कि अब हम गजा पर बम नहीं गिराना चाहते और ये जंग अब बंद होनी चाहिए। ये लोग नेतन्याहू के खिलाफ आईडीएफ के चीफ के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए हैं, जो खुद भी अब जंग नहीं लड़ना चाहता। उसे खतरा है होस्टेजेस मारे जाएंगे, और इसराइली एयरफोर्स को भी खतरा है कि होस्टेजेस मारे जाएंगे। यही वजह है। इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट की 12 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली एयरफोर्स के रिजर्व में तैनात और रिटायर्ड फाइटर पायलट्स मंगल को तेल अवीव में आज रात आईडीएफ हेडक्वार्टर्स के बाहर चुपचाप एहतजाज करने वाले हैं। मकसद है गजा में जंग बढ़ाने के हुकूमत के फैसले की मजम्मत करना, उसके मुखालिफ खड़े होना, उसका अपोज करना। ये प्रोटेस्ट तेल अवीव म्यूजियम प्लाजा में होगा। पायलट्स का कहना है कि चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़ामिर ने इस प्लान की मुखालफत की थी, क्योंकि इससे होस्टेजेस की जान को खतरा बढ़ सकता है। लेकिन नेतन्याहू की हुकूमत ने फिर भी इसकी मंजूरी दे दी। ये बड़ा खतरनाक है। एक साबिक पायलट ने, एक एक्स पायलट ने बताया कि ये छोटा सा आइडिया था एहतजाज करने का, जो तेजी से फैल गया और इसमें अब एक्टिव पायलट्स जुड़ गए हैं। वो कहते हैं कि हम सब चाहते हैं कि सब कुछ पुरसुकून रहे। ज़्यादातर रिटायर्ड पायलट्स होंगे इस एहतजाज में, लेकिन कुछ एक्टिव रिजर्व पायलट्स भी आएंगे जो अब तक गजा के मिशन पर काम कर रहे हैं, यानी बम गिरा रहे हैं। ये तमाम जो एक्टिव पायलट्स हैं ना, ये ड्यूटी और यूनिफॉर्म में नहीं होंगे, यानी छुट्टी पर हैं और यूनिफॉर्म भी नहीं पहने होंगे, सिविल ड्रेस में होंगे। इसीलिए उन्हें हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई इस प्रोटेस्ट में। वो भी इस जंग के खिलाफ है। ये सीधी सीधी बगावत है कि एक्टिव पायलट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हुकूमत के फैसले के खिलाफ। उनकी भी कहना है, उनकी भी साफ मांग है कि जंग रोकी जाए, होस्टेज वापस लाए जाएं। पायलट्स का ये भी कहना है कि ये एहतजाज असल में चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़ामिर के हक में है, ताकि वो अपनी पोजीशन पर कायम रहें और सियासी दबाव में आकर गजा में बेवजह जंग ना बढ़ाएं, यानी कि आईडीएफ और हुकूमत फिर आमने सामने दो फाड़। याद रहे, अप्रैल में सैकड़ों मौजूदा और रिटायर्ड एयरफोर्स रिजर्विस्ट ने इसराइल हायोम में एक इश्तिहार देकर होस्टेजेस को फौरन रिहा करने की मांग की थी, चाहे इसके लिए फौरन लड़ाई रोकनी पड़े। उन्होंने कहा था तो रोको। उनका कहना था कि ये जंग नेतन्याहू की जंग है, ये निजी सियासी मफादात के लिए, फ़ायदों के लिए लड़ी जा रही है। अब इस जंग का इसराइली होस्टेजेस को जिंदा बचा कर लाने से कोई कनेक्शन नहीं रहा है। आईडीएफ हुकूमत आमने सामने है। एयाल ज़ामिर नहीं चाहता कि जंग बढ़े और नया मिशन शुरू हो जिसमें गजा सिटी को कब्जाया जाए, क्योंकि उसे पता है इसमें सैकड़ों इसराइली फौजी मारे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक एक जंग हो रही है। लेकिन फिर बात आ जाएगी गजा को कब्जाने की, ये वजूद की लड़ाई बन जाएगी और इसमें सब कुछ होगा जो अब तक नहीं हुआ, और होस्टेजेस भी मारे जाएंगे। एयाल ज़ामिर आईडीएफ चीफ इसी वजह से पीछे हट रहा है और उसी के हक में अब आकर खड़ी हो गई है। वो चीफ ऑफ स्टाफ है सबका, इसीलिए एयरफोर्स उसके हक में आ गई है। और रिटायर्ड पायलट्स तो आ रहे हैं, वेटरन्स तो आ रहे हैं। एक्टिव पायलट्स का आना नेतन्याहू के लिए मुश्किल बन सकता है। अब बात सऊदी अरब से आए एक बड़े बयान की। सऊदी अरब ने सख्त और सीधे अल्फाजों में इसराइल को झटका दे दिया है। मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे ताकतवर मुल्क ने इसराइल पर एथनिक क्लिंजिंग यानी नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाया, और यह आवाज़ अब पूरी दुनिया में गूंजेगी। नियोम में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह कहा गया, कैबिनेट मीटिंग में, नोट कीजिए इसे, यह ऑफिशियल बयान है। कैबिनेट मीटिंग में यह कहा गया कि इसराइल गजा में भूख से मारने, जुल्म और नस्ल कुशी जैसे जुर्म कर रहा है। नस्ल कुशी बहुत बड़ा लफ्ज़ है। सऊदी हुकूमत ने यह भी कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और सिक्योरिटी काउंसिल का चुप रहना पूरी दुनिया के कानून और अमन को खतरे में डाल रहा है, और इससे कत्लेआम और जबरी हिजरत जैसे कदमों को हौसला मिल सकता है। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब पिछले हफ्ते इसराइल ने गजा सिटी पर कब्जा करने का प्लान पास किया था। वज़ीर आज़म
इसराइल के वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि उसके पास काम पूरा करने, जॉब फिनिश करने और हमास को हराकर होस्टेजेस को छुड़ाने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है, लिहाजा गजा सिटी पर सबसे पहले कब्जा करेंगे जो हमास का गढ़ माना जाता है। सऊदी अरब ने भले ही ज़ुबानी खर्च या ज़ुबानी जमा खर्च अदा किया हो, मगर मजबूत मुल्क माने जाने की वजह से दुनिया में उसके लफ्ज़ों को अहमियत दी जाती है, उसकी बात सुनी जाती है। एथनिक क्लिनजिंग जैसा अपने आप में एक बहुत भारी लफ्ज़ जो है वो किसी को भी हिला देता है, और ये लफ्ज़ अब इसराइल को बेचैन कर सकता है कि सऊदी अरब जिससे वो डील चाहता है वो ये कह रहा है। हालांकि सऊदी अरब भी मुस्लिम वर्ल्ड के हर मुल्क की तरह बस इसराइल के हमलों की मजम्मत ही कर रहा है। गजा में जंग जारी थी, गजा में जुल्म जारी है, मजम्मतें चल रही हैं। मिडिल ईस्ट की खबरों पर, ईरान की खबर पर वापस आएँ, उससे पहले रूस लिए चलते हैं, यूक्रेन भी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नर्म पड़ गए हैं, शायद अब झुक भी जाएं, शायद जंग भी रुक जाए। खबर ही कुछ ऐसी है। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शायद रूस को कुछ इलाके देने पर राजी हो जाएं। ये वेस्ट की रिपोर्ट पर बेस्ड है, आरटी की रिपोर्ट। जंग की मौजूदा लाइनों को फ्रीज कर सकते हैं ज़ेलेंस्की, और नाटो में शामिल होने का रास्ता शायद इससे उनके खुल सकता है। अब तक ज़ेलेंस्की खुलकर यूक्रेन की ज़मीन के नुकसान या रूस के इलाकों पर दावा छोड़ने से इनकार करते रहे हैं, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि जिस डील पर बात हो रही है उसमें यूक्रेन रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क, लुहांस्क, क्रीमिया पर अपना दावा छोड़ देगा और ज़ापोरिज़िया के साथ ही खेरसोन के वो हिस्से अपने पास रखेगा जो फिलहाल इस वक्त उसके कब्जे में है। ये सारे इलाके 2014 और 2022 के रेफरेंडम में बड़ी मेजॉरिटी से रूस के साथ जाने के लिए वोट दे चुके हैं। एक तरफ तो लग रहा है जंग सुलझ रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज 12 अगस्त को यह कहा कि रूस नई फौजी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ ही दिनों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है, और बड़ी अहम मुलाकात है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमें दिख रहा है कि रूसी फौज जंग खत्म करने की तैयारी नहीं कर रही, उल्टा उनकी हलचल से साफ है कि वो नए ऑफेंसिव ऑपरेशन की तैयारी में है, यानी नया अटैक करने वाले हैं। वो मोर्चा कौन सा होगा, वो जगह कौन सी होगी, इसके बारे में ज़ेलेंस्की ने एक्स पर कुछ नहीं लिखा। खैर, बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ ने मॉस्को को यानी रूस को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दावा किया बल्कि उन्होंने कि कई मुल्कों पर लगे अमेरिकी टैरिफ के दबाव से रूस की इकोनॉमी बुरी तरह से डगमगा गई है। उन्होंने कहा, जब अमेरिका अपने सबसे बड़े या दूसरे सबसे बड़े तेल खरीदार को कह दे कि अगर तुम रूस से तेल लोगे तो 50% टैरिफ लगेगा, तो ये बहुत बड़ा झटका होता है। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि और मैंने यहीं रुकने का इरादा नहीं किया है, अभी मुझे आगे और बढ़ना है, अभी तो और बहुत कुछ करना है अगर रूस ने मेरी बात नहीं मानी तो। कुछ खबरें सर यहाँ से, अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच एक डील हुई है, वो लोग एक कॉरिडोर बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसे 99 साल तक अपनी निगरानी में अमेरिका की रखेंगे और उनकी लीज हुई है, उनकी डील हुई है, और ये कॉरिडोर ईरान की सरहद पर नाटो की फ़ौजों को ला सकता है। ईरान इसको लेकर बेचैन है। ये सारी खबर हम आपको बता रहे हैं, और हमने 20 दिन पहले बता दी थी जब ईरानी मीडिया भी इसे नहीं छाप रहा था, कहीं से आई थी, लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन अब तो खुद रोज़ ईरान से बयान आ रहे हैं। अब इस बारे में अज़रबैजान और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच गुफ्तगू हुई है टेलीफोन पर। अज़रबैजान के साथ इस सेंसिटिव समझौते पर साइन करने के बाद आर्मेनिया ने ईरान को जो उनके आपसी रिश्ते हैं उसके लिए मुतमईन किया है कि हमारे रिश्ते ख़राब नहीं होंगे, हमारे रिश्तों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हम लोग दोस्त थे, दोस्त रहेंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कह तो रहा है आर्मेनिया ईरान से कि तुम्हारे दरवाजे के आगे से नाली खुदेगी, पानी नहीं आएगा नाली का। अबे तो नाली क्यों खोद रहे हो? ईरान भी क्या करे, उसमें अमेरिका पड़ा हुआ है और ये दो अलग ममालिक का मामला है। हालांकि ईरान ने बहुत सख्ती से, और आयतुल्लाह खामनेई के जो एडवाइज़र हैं, सीनियर एडवाइज़र, उन्होंने
यूं समझिए आयतुल्लाह खामेनी नहीं, जब उनके एडवाइज़र बोले तो वो बोल रहे हैं। ये कह दिया था कि अमरीकी फौजियों का कब्रिस्तान बनेगा ये कॉरिडोर, ला के तो देखो। अब ईरान ने जो सोचा है वो सोचे बैठा है, वो जो करेगा तो दिखेगा। लेकिन अभी आर्मीनिया वाले कहने नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, नाली खुदेगी पानी नहीं आएगा। तो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची, ठीक है भाई देखेंगे, पानी आएगा तो फिर हम भी यहीं खड़े भाला लेके तुम्हारे लिए। तो खैर ये सारी बातें चल रही हैं। प्रेस टीवी की एक और खबर है, ब्राज़ील और चाइना ये दोनों, आज इनके दोनों के सदर की बात हुई 12 अगस्त को, शी जिनपिंग की और लूला की। तो हमें लूला नाम याद था, उनका नाम जो है वो सिल्वा लूला है, लूला डी सिल्वा। तो उन्होंने जो है बात की, और जो अमेरिका उन दोनों पर और पूरी दुनिया पर ही टैरिफ लगा रहा है, ख़ासतौर से इन्होंने तो अपने अपने टैरिफ्स की बात की कि इससे यार कैसे निपटा जाए। ये ट्रंप ने तो मतलब जो है अपनी बपौती मान लिया है पूरी दुनिया को, क्या किया जाए। तो हो सकता है कि G20 वाले लोग जो है ना वो ब्रिक्स को और मजबूत करने पर लगे, और बहुत जल्दी हो सकता है ब्रिक्स की कोई करेंसी, ये मेरा मानना है, ये इस रिपोर्ट में नहीं है, ब्रिक्स की कोई करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी जाए, उसे चलन में ले आया जाए। अभी तक सिर्फ उसकी बातें हैं, उसका नोट दिखा, ये सब हुआ, उसे चलन में ले आया जाए ताकि फिर डॉलर को इस तरीके से काउंटर किया जाए। ओके तुम टैरिफ लगाओगे, ठीक है, हम बिजनेस करेंगे तुमसे उसी टैरिफ पर, लेकिन अपनी ब्रिक्स करेंसी में या दुनिया में करेंगे। अगर ब्रिक डॉलर के बरक्स कोई करेंसी इंट्रोड्यूस हो गई, आप यूरो वोरो हुई थी लेकिन वो वेस्ट का पूरा मामला है, अगर ये मुखालफिन में कोई करेंसी इंट्रोड्यूस हो गई तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल होगी। फिर ये टैरिफ, सैंक्शन, ये सब वो ना लोग बच्चे किताबों में पढ़ेंगे, अच्छा ऐसा हुआ करता था, आज तो ऐसा नहीं होता। तो ये वक्त भी आ सकता है। इजिप्ट ने इसराइल के साथ एक बहुत बड़ी डील की थी, हमने करीबन 10-12 दिन पहले आपको बताया होगा, गैस इंपोर्ट को लेकर। मतलब इसराइल का इजिप्ट का पूरा निज़ाम, पावर हाउसेस, बाकी सब इसराइल की गैस से चलेंगे। ये मुआहदा इनके बीच पहले से था, गैस आती थी बीच बीच में। गज़ा की जंग के दौरान जब इजिप्ट ने ज़्यादा सख्ती दिखाई इसराइल के ऊपर लफ्ज़ों से, ज़ुबान से, तो उन्होंने गैस भी बंद कर दी, लेकिन अब इसे और बढ़ा दिया गया। 2018 में इनके बीच एग्रीमेंट हुआ था, तब ये $15 बिलियन का सौदा था, इन दोनों के बीच डील थी, 64 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की। अब इस सौदे को बढ़ाया गया, अब इसकी मुखालफत हो रही, खबर ये है अब इसकी मुखालफत हो रही है, और इजिप्ट बुरी तरीके से गिर गया खुद अपने घर में, अभी वो बता रहा हूँ। अब ये सौदा बढ़ाकर इसे जो एक्सपेंड करके 130 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस कर दिया गया है, 64 बिलियन से लगभग ऑलमोस्ट डबल। और अब ये सौदा $35 बिलियन का हो गया। इसमें प्राइस तो ज़्यादा बढ़ गए हैं, प्राइस तो डबल से भी जो है थोड़ा ज़्यादा ही निकल गए हैं। खैर उतना ही है, लेकिन फिर भी $5 बिलियन बहुत होता है। तो ये अब $35 बिलियन की डील हो गई। अब इसके खिलाफ जो है इजिप्ट के अंदर और बाहर आवाज़ें उठ रही हैं, और जो कहा जा रहा है मैं उसे आपको उसी ज़ुबान में, आसान ज़ुबान में सुना देता हूँ कि ये फिगर जो हैं कुछ मिस्र के एक्सपर्ट्स को परेशान करती हैं, जो इस्राएली गैस पर पूरी तरीके से डिपेंड होने के ख़तरों का हवाला देती हैं कि मान लिया आपके ये तो गैस देना बंद करेंगे, आपका सब कुछ ठप हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप, तो इसराइल पर डिपेंड मत होइए। और फिर ये कैसी डील हो सकती है इस माहौल में, जो काहिरा और तेल अवीव के बीच, जब गज़ा में पूरी तरीके से नस्लकुशी चल रही है, और अब्दुल फातह अल सीसी जो मिस्र के सदर हैं वो भी इसे एक पूरी तरीके से नस्लकुशी कह चुके हैं, इसे सिस्टमैटिक जेनोसाइड कह चुके हैं। उसके बावजूद आपने इसराइल से सौदा कैसे किया? एक साबिक मिनिस्टर हैं, लेबर मिनिस्टर हैं, कमाल अबू एता, उन्होंने ये कहा है कि ये जिन लोगों ने ये डील की है उन पर मुकदमा चलना चाहिए, यानी कि अब्दुल फातह अल सीसी की हुकूमत, उनके मिनिस्टर्स पर मुकदमा चलाने की बात हो रही है। और कहा कि हम ऐसे मुल्क के साथ समझौता कैसे कर सकते हैं जो फ़लस्तीनी इलाकों में जेनोसाइड कर रहा है, और समझौते पर साइन करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की कसम भी खाई है इन्होंने। कमाल अबू एता ये मिस्र के पॉलिटिशियन हैं और ये मिनिस्टर रह चुके हैं, तो एक बड़ी बात है। खैर अरब पार्लियामेंट ने ऑस्ट्रेलिया के उस फैसले को तस्लीम किया है, उसकी तारीफ़ की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम अगले महीने UNGA की जो मीटिंग होने वाली है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस की, उसमें हम फ़लस्तीन को एज़ आज़ाद रियासत तस्लीम करने जा रहे हैं, और हम उसे
तस्लीम करेंगे भी। फिलहाल ये थी शाम की कुछ खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।